हेलो एवरीवन, मैं विकी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडवानी पर स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख ले हुए थे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड क्या होता है उसके डिफिनीशन देखे हुए थे, एक छोटा मोटा डिफिनीशन देखे हुए थे, ठीक है ना। और कि ये जो हमारा पृथ्वी है वो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर लैंड है, कितने प्रतिशत भाग पर वाटर है। और उसके बाद रिलीफ फीचर भी हम लोग देख ले हुए थे। यहाँ तक कि रिलीफ फीचर में हम लोग देखे हुए थे कि इंडिया में 3 तरह का रिलीफ फीचर पाया जाता है। एक जो है प्लेन एरिया है, एक प्लेट्यू है, और तीसरा क्या है, माउंटेन है। और हमने उस समय हम एक बात भी बोले हुए थे कि हम लोग थोड़ा सा उस पर एक चर्चा करेंगे कि किस एरिया में, बात समझे कि नहीं, किस तरह के टोपोग्राफिकल एरिया में जो है सबसे अधिक जो है लोग रहते हैं और सबसे अधिक जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान भी देंगे। हाँ, एक और ज़रूरी बात, देखिए एसएसटी का क्लास चल रहा है आपको 10th क्लास का। मैं आप लोगों से सब किसी से पहले ही वीडियो में वादा किया हुआ था कि आप सभी को मेरा जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी वीडियो पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना, उसके तुरंत बाद, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तुरंत बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि एडवानी फैमिली के नाम से चलता है उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक और बात, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जितना चारों सब्जेक्ट है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट का जितना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव एग्जाम हो, आपका चैप्टर होगा, वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस समाप्त किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का संकोच करने की बात नहीं है, डरना नहीं है कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, 1 महीने पढ़ाया जाएगा, 2 महीने पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हाँ भले ही नया नया शुरू किया हुआ है, लेकिन आपको इस महीने में बिल्कुल से निडर रहना है, हमेशा बेफिक्र रहना है कि आपको अपने सिलेबस के आपको लेकर के आपका जो सिलेबस होगा टोटल का टोटल पढ़ाया जाएगा। टोटल का पूरा सिलेबस का पढ़ाने के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा हम आपसे पहले भी बोले थे कि आपके क्वेश्चन सीरीज भी चलेगा, उसका प्रैक्टिस भी चलेगा मेरे जो टेलीग्राम जो है ग्रुप है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो कि आपको पिछले साल पूछा गया हुआ है कई सालों के अंदर, बात समझे कि नहीं, उन सभी क्वेश्चंस को भी यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। और जितना पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना, अगर आप सही से उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना, उसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो समझिए आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपको सोचना नहीं है इससे, मतलब एसएसटी के बारे में। हाँ, हिंदी भी मैं पढ़ाऊंगा, कितने लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और हिंदी का भी क्लास हम शुरू करेंगे, आप लोग थोड़ा सा हमें सजेशन देंगे कि कब कैसे क्या किया जाए। अभी हम एसएसटी में नोट्स वगैरह में लगे हुए हैं, इसलिए मेरा वीडियो भी जो है एक बीच में 1-2 दिन भी गैप हो गया था, ठीक है ना, लेकिन गैप नहीं होगा। हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि डेली वीडियो आए। तो इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया या यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। देखिए, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने रिलीफ फीचर पढ़ाया हुआ था, उसमें हम लोग देखे हुए थे कि इंडिया में बेसिकली 3 तरह का रिलीफ फीचर्स होता है, एक को प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे अधिक जो लोग रहते हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो प्लेन एरिया में होता है। क्या कारण है? कारण क्या है कि जो प्लेन एरिया में जो लोग होते हैं वो सबसे अधिक रहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो लैंड होता है वहाँ पर एग्रीकल्चर जो होता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होता है, बात समझे कि नहीं। वहाँ पर बहुत अधिक क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड वहीं पे पाया जाता है, प्लेन एरिया में होता है। वहाँ पर सबसे अधिक जो मिट्टी होता है, सॉइल जो होता है वो फर्टाइल होता है। उसके बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप करना काफ़ी आसान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो जो बेसिक नीड्स हैं हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि आपको रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सभी मतलब इस सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस में हम लोग रख सकते हैं। तो इसको या ये सब जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही डेवलप होती है और बहुत आसानी से डेवलप भी किया जा सकता है, जिसके वजह से लोग जो होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। इसलिए प्लेन जो एरिया होता है, बात समझिए कि नहीं, प्लेन जो लैंड होता है वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाई होता है, वहाँ पर सबसे अधिक लोग रहते हैं। वहीं प्लेट्यूड एरिया में चले जाएंगे, माउंटेन एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी लो होता है, क्योंकि वहाँ लोग पसंद नहीं करते हैं रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलप नहीं रहता है। अब बताइए ना, जैसे कि मान लीजिए आपका प्लेट्यू एरिया है और उसके बाद या फिर माउंटेन एरिया है, वहाँ पर रोड कैसे बनेगा? आप समझिए कि इकोनॉमी के सबसे रीढ़ की मतलब एक तरह से बैकबोन होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और जब रोड ही नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर नहीं होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर नहीं होगा तो कैसे लोग रहेंगे, कहाँ वहाँ उनका बिजनेस सही चलेगा? उसके बाद वहाँ का जो सॉइल होता है वो क्या होता है, आपका
वो अनफर्टाइल होता है, बात समझे कि नहीं। तो वो वहाँ पर उस सॉइल में आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बेटर व्यवस्था नहीं होता है, क्या होता है वहाँ पर आप कल वगैरह नहीं हिला सकते हैं, मतलब एक तरह से ग्राउंड वाटर आप नहीं मतलब कि आप फाइंड कर सकते हैं पर आप नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से और ये सभी चीज़ें जो होती है काफ़ी जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी आसान होता है, इसलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ का तो प्लेन एरिया में देखेंगे तो यहाँ के लैंड का यूटिलाइजेशन जो होता है वो काफ़ी इंटेंसिवली तरीका से होता है और काफ़ी टेक्निकली किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड किस तरह यूज किया जाता है, क्या पैटर्न है उसका। तो बेसिकली कहीं पर भी, केवल इंडिया की बात हम नहीं कर रहे, कहीं पर भी लैंड की यूज करने का दो बेस फैक्टर होगा, बात समझे कि नहीं। कौन कौन सा फैक्टर होगा उसे देखेंगे। बेसिकली हम लोग देखेंगे लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न माइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब क्या कि लैंड यूज जो होगा वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिवाइड मतलब कि डिटरमाइन किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। वो कौन कौन सा फैक्टर होगा, एक तरह में हम लोग देखेंगे फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स जब भी बोलेंगे तो वो क्या होगा आपको, जैसे क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी, क्लाइमेट हो जाएगा, टोपोग्राफी हो जाएगा, सॉइल टाइप्स हो जाएगा, इसको फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत रख देंगे, अंडर रखेंगे। देखिए क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट जो होगा वो क्या होगा, बेटर अगर होता है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जैसे हमने एक बताया हुआ था आपको, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट बताए हुए थे, वो क्या है, व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो, मतलब आपको जाड़े के समय का मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पर -80 डिग्री तक चला जाता है। अब बताइए वहाँ पर रहना लोग पसंद करेंगे। वहाँ पर क्या होता है कि पूरी की पूरी जो है बर्फ़ जमी हुई रहती है, इसीलिए उसे व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर तो ना खेती कर सकते हैं, ना मतलब कि ना ट्रांसपोर्टेशन कोई व्यवस्था किया जा सकता है। अब बताइए ना, जितना भी एक तरह से पूरे के पूरे बर्फीली एरिया में कुछ आप डेवलप नहीं कर सकते, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। टाइम से बारिश नहीं होगा, या फिर क्या होगा, जैसे आप डेजर्टेड एरिया में चलिएगा, राजस्थान के थार वाला एरिया में चलिए, डेजर्टेड एरिया, सहारा चले जाइए, उस सब वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। उसके बाद वहाँ का जो मिट्टी है, सॉइल टाइप्स, वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या होगा, काफ़ी सैंडी होगा, रॉकी होगा, बात समझे कि नहीं। वो बैरन लैंड होगा, वहाँ पर लोग नहीं रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, खाने के लिए कुछ उगा नहीं सकते हैं, तो फिर वहाँ पर रहना लोग पसंद नहीं करेंगे, वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इन अदर वर्ड इज कॉल्ड लाइक आपको रिलीफ फीचर। मतलब क्या है कि भू आकृति, टोपोग्राफी को हम लोग हिंदी में होता है भू आकृति। भू का मतलब होता है लैंड, लैंड और आकृति मतलब एक तरह से फॉर्मेशन, किस तरह का उसका फॉर्म है, किस तरह का शेप है, ठीक है ना। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्लेन एरिया है, एक तरह से प्लेट्यू एरिया है या माउंटेन एरिया है। तो आपको अभी हमने बताया हुआ है कि सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो कहाँ पे होता है, प्लेन एरिया में होता है। प्लेन एरिया में सबसे अधिक डेंसिटी होने का, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड होता है, ठीक है ना। वहाँ पर ये सब डेवलप करना काफ़ी आसान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे लिए जो बेसिक नीड्स है, लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए लैंड हो गया, उसके बाद वहाँ का वेदर भी बेटर होता है, उसके बाद जो होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा, ठीक है ना। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई डेवलप होता है, इसीलिए वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे, उस तरह के जगह पे रहना लोग पसंद करेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें बेटर प्रोवाइड कराया जाए। उसके बाद होता है भाई साहब ह्यूमन फैक्टर। एक्सेट्रा। ह्यूमन फैक्टर में क्या होगा कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रेडिशन, कल्चर भी एक तरह से आप कह सकते हैं, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। मतलब ये
कि यहाँ पर जब हम ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं तो जो ह्यूमन रिलेटेड होगा, यहाँ पर हमने पहले भी बताया हुआ था कि ह्यूमन रिसोर्सेज, बात समझे कि नहीं, तो ह्यूमन रिसोर्स जहाँ पे बेटर होगा, ह्यूमन रिसोर्स जहाँ पे डेवलप्ड होगा, वहाँ के हर चीज़ का, हर रिसोर्स का जो होगा यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छी ढंग से होगा और काफ़ी मतलब कि इंटेंसिव तरीका से, टेक्नोलॉजिकल तरीका से और सिस्टमेटिक ढंग से किया जाएगा, ठीक है ना। अगर वहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप्ड नहीं होगा तो बस वही है, मतलब कि आपको घिसते पीटने वाला काम हो जाएगा, चल रहा है किसी भी तरह से, बस समझे कि नहीं, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से उसको एक तरह से हम लोग उसको जो टेक्नोलॉजिकली हाई प्रॉफिटेबल तरीका से जो यूज करना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पा सकते, मतलब नहीं करते हैं वहाँ पर, मतलब नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन फैक्टर जो है, ह्यूमन फैक्टर मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, जिस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगा वहाँ के छोटी छोटी जगहों का जो होगा यूज काफ़ी जो होगा बड़े पर्पस से और बड़े अच्छे ढंग से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बड़े बड़े शहर में चले जाइए, आप दिल्ली चल जाइए, मुंबई चले जाइए, कलकत्ता चल जाइए, न्यूयॉर्क चल जाइए, सिंगापुर चल जाइए, इन सब एरिया में जाके देखिए ना, छोटा सा भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं गांव में चले जाइए, बात समझे कि नहीं, छोटा लोग का दुआरे होता है इतना बड़का बड़का और बड़ा, मतलब वहाँ पर लोग क्या होते हैं, अपना गोबर वोबर रखते हैं, कितना लोग ज़मीनें उसी तरह रख देता है, लोग गोबर रखता है उसी तरह पड़ा हुआ है, कोई मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही ज़मीन अगर शहर में हो जाता है तो उसका यूज बहुत ही अच्छे ढंग से और उसका फ़ायदा भी लोग काफ़ी उससे प्रॉफिट कमाते हैं, बात समझे कि नहीं। तो जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगा, जैसे सिटी वाला एरिया होगा, टाउन वाला एरिया होगा, तो वहाँ पर जो होगा लैंड यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे ढंग से और सिस्टमेटिक ढंग से और हाई प्रॉफिट के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेडिशन और कल्चर, लोग अपने ट्रेडिशन और कल्चर के अकॉर्डिंग भी ज़मीन का यूज करते हैं। उसके बाद कहता है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, लोग के पास कितना टेक्नोलॉजी है, कितना उसका टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, उसके बेस पर भी डिटरमाइन करता है, बात समझे कि नहीं, किस तरह लैंड का यूज किया जाए, बात समझे। जैसे आपको हम बताते हैं, पूरे वर्ल्ड में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में 137 करोड़ हेक्टेयर लैंड क्या है, एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। और इसमें से 50% जो लैंड है मात्र 4 गो कंट्री में अवेलेबल है। 50 जो इसका आधा जो है ज़मीन जो है कल्चर मतलब एग्रीकल्चर के लिए, वो मात्र 4 गो कंट्री में अवेलेबल है, जिसमें सबसे आगे होगा रसिया, लगभग 16.5% है। उससे नीचे अगर आप आते हैं तो अमेरिका, यहाँ पर 13% के करीब है। उसके बाद आता है इंडिया, यहाँ पर 11.9% के करीब है। उसके बाद भाई साहब चाइना, यहाँ पर लगभग 7.5% के 7.7 है शायद % के करीब है, ठीक है ना। तो आप देखिए लगभग 50% जो एरिया है एग्रीकल्चरल जो एरिया है वो केवल मात्र 4 गो ही देश में है, अकेले छापे हुए हैं। और इन सब उनको यूज किस तरह करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर चाइना को देखिए, ये जो चाइना है इसका मात्र कितना प्रतिशत है, इंडिया से देखिए कितना कम है एग्रीकल्चरल लैंड। फिर भी अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो अगर हम लोग बात करेंगे राइस का, वीट का, ये वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉपुलेशन मतलब प्रोडक्शन कौन करता है, तो चाइना करता है। वर्ल्ड में सबसे अधिक अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे वो चाइना है, जबकि ये सभी में कम है, 7.7 है। इसका कारण क्या है, उसका जो है जो भी लेबर होगा वो हाई स्किल्ड होगा, उसका जो भी ह्यूमन रिसोर्स होगा वो काफ़ी डेवलप्ड होगा, वो काफ़ी टेक्निकली तरीका से जो है वो इंटेंसिव फार्मिंग एक वर्ड आता है, बात समझ रही, इंटेंसिवली उसको यूज करेंगे। इंटेंसिव फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको जब आपको एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। एक तरह से देख रहे हैं ना किस तरह यहाँ पर लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहा है एकदम स्मार्टली तरीका से। हर यहाँ पर ये लोग हार्डवर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे इंडिया की अगर बात करेंगे तो हम लोग हार्डवर्क करते हैं। हार्डवर्क वही करता है जो कम स्किल्ड होते हैं, बात समझे कि नहीं, जिनके पास स्किल नहीं है, जो टेक्नोलॉजिकली बिल्ड नहीं है, वो हार्डवर्क करेंगे, जैसे लेबर, बात समझे कि नहीं। लेकिन वही इंजीनियर लोग को देख लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि ये जो लोग होते हैं ये काफ़ी हाई स्किल्ड होते हैं और ये जो खेती करते हैं वो इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। व्हाट इज इंटेंसिव फार्मिंग, जब आपसे आप अगर पता है तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो फिर एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, सब चीज़ इसी में बता देंगे तो फिर उसमें ही पर तो बढ़ना है।
तो देख रहे हैं ना किस तरह जो है चार मात्र जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड का 50% एग्रीकल्चरल लैंड जो है घेरे हुए अकेले ऑक्यूपाई किए हुए हैं, फिर भी इन सभी में सबसे कम चाइना है। अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में राइस और व्हीट का प्रोडक्शन सबसे अधिक इसका है तो चाइना का है। तो ये ऐसा क्यों है? तो इनका जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड है। ये जो है किसी भी तरीका से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडिया इसमें बहुत पीछे है। आज भी हैं हम जो है ट्रेडिशन फार्मिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। गाँव में चले जाइए, ठीक है ना, सबसे अधिक जो लोग करते हैं, सबसे अधिक कृषि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ जो है वो ग्रामीण इलाके में होता है। और ग्रामीण इलाका लोग कितना इस एग्रीकल्चर के मामले में ज़्यादा स्किल्ड है? नहीं है। वो ट्रेडिशन तरीका से खेती करते हैं, ट्रेडिशनली खेती करते हैं। लेकिन वही चाइना में चल जाइए, हर चीज़ को काफ़ी एडवांस तरीका से प्रोडक्शन किया जाएगा, हर चीज़ का प्रोडक्शन काफ़ी एडवांस तरीका से किया जाएगा। मतलब क्या कि वो लोग स्किल्ड है, उन लोगों के पास जो है उन लोगों का जो ह्यूमन रिसोर्स है जो वो काफ़ी डेवलप्ड है, जिसके तरीके से वो कोई भी काम करते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो काफ़ी डेवलप्ड होता है और उससे जो उनका प्रॉफिट होता है, आउटकम्स जो होता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। ठीक है ना। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करेंगे तुरंत कम समय में अधिक फायदा उठा पाएंगे। हार्डवर्क करेंगे तो फिर वो गधा की तरह क्या होगा, हम लोग अपने पीठ पे हर चीज़ को ढोते रह जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें क्या होगा, पहले स्किल्ड बनना होगा, टेक्नोलॉजिकली बिल्ड होना होगा। बस समझे कि नहीं। तो आइए यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कैसे लैंड का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, इंडिया में। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट जो लैंड का यूटिलाइजेशन है वो फॉरेस्ट के लिए होता है, ठीक है ना। फॉरेस्ट में हम लोग देख रहे हैं अभी करंट में अगर इंडिया में देखें फॉरेस्ट कितने आते हैं, 21.7%, कहीं कहीं पे 22.5% भी देता है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 21.7% है, ठीक है ना। तत्काल में इंडिया में जो फॉरेस्ट का अवेलेबिलिटी जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया का 21.7% है, ठीक है ना। ये जो देखेंगे ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, ये 52 के अकॉर्डिंग किसी भी देश या राज्य के टोटल उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों होना चाहिए इसके लिए, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, मतलब हमारे इकोलॉजी को, हमारे इन्वायरमेंट को, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए उस टोटल उसके टोटल किसी भी एरिया के, किसी भी पार्टिकुलर एरिया के, चाहे वो जिला हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो देश हो, या पूरा वर्ल्ड की बात किया जाए, ठीक है ना, तो उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन इंडिया में कितना है, मात्र 21.7% है, जो कि क्या है, इससे काफ़ी कम है। और बिहार, यहाँ तक बिहार और यूपी में देखेंगे तो और आप पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। बिहार में 7 पॉइंट जो है 7 पॉइंट लगभग 8% के करीब करीब, लगभग में 7.67 के करीब भी आता है, कहीं कहीं 7.7 मिलता है। 7.8 आप नॉर्मल याद रखेंगे। 7.8% जो है आपने बिहार में जो है उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट है। अगर हम यूपी की बात करें तो 6.08% जो है यूपी में, वहाँ पर क्या है, जंगल है। तो अपने जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, हमको क्या करना होगा, 33%, ठीक है ना। तो वो क्या है, किसके अकॉर्डिंग, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग जो है किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। दुनिया में सबसे, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक वन किस स्टेट में है, तो वो क्या है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। और सबसे कम की बात करें तो आपको जैसे पंजाब हो गया, पंजाब हरियाणा, सबसे कम वन कहाँ पे है, पंजाब हरियाणा हो गया। सबसे अधिक पूछेगा तो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भारत में पूछेगा तो 21.7% है, बिहार में पूछेगा तो 7% है, यूपी में पूछेगा 0.8% है। यूपी वाले लोग के लिए, बिहार वाले के लिए ये है, ठीक है ना, बिहार में, जो कि बहुत ही कम है,
ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये देख रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड इस जो धरती है, ये पूरे अर्थ जो है उसके फेफड़ा लंग्स किसको कहा जाता है, तो अमेजन फॉरेस्ट को, ठीक है ना। ये अमेजन फॉरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको लंग्स बोला जाता है पूरे धरती का। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा फॉरेस्ट वाला बात, ठीक है ना। उसको हम नॉन कल्टिवेटेड लैंड बोलेंगे, जिस पर या तो घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, ठीक है ना, यही सब काम उस पर कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर वो क्या हो चुका है, वो मतलब एक तरह से बंजर हो चुका है, बैरन, उसका फर्टिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, वो बंजरीली हो गया हुआ है जगह, ठीक है ना। तो उस तरह के ज़मीन को हम क्या कहेंगे, बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, जिसका फर्टिलिटी बिल्कुल से खत्म हो गया है, फिर से उस पर खेती नहीं किया जा सकता है। बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, इन सभी जगहों पर भी जो होगा, अगर मान लीजिए रोड साइड एरिया में है अगर, तो उस सभी जगह पर भी बिल्डिंग वगैरह ये सब बनाया जा सकता है, या फिर आपको प्लेग्राउंड वगैरह बना दिया जा सकता है। एक होता है कि लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, मतलब क्या है कि जो परमानेंटली हम लोग कंफर्म है कि उस जगह पे बिल्डिंग बनेगा, रोड बनेगा, फैक्ट्रीज बनेगा। बात समझ आ गया। तो ये नॉन कल्टिवेटेड लैंड आ गया। नॉन मतलब नहीं, कल्टिवेटेड मतलब, कल्टिवेटेड मतलब जिस पर खेती किया ही नहीं जाए, खेती करने वाला, तो नॉन कल्टिवेटेड जिस पर खेती नहीं किया जाए। दूसरा आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब कि इसके अलावा, एक तो देख लिए कि बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, उसके बाद देख लिए कि कुछ ऐसे जो है जिस पर घर और बनाया जा रहा है, ठीक है ना, या फैक्ट्री बनाया जाएगा, रोड ये सब बनाया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा करा है क्या कि दूसरा अनकल्टिवेटेड, कुछ ऐसे भी लैंड है जिस पर घर और नहीं बनाया जाता है, ना ही वो बंजर होता है, ठीक है ना, फिर भी उस पर खेती नहीं किया जाएगा, इसीलिए अदर अनकल्टिवेटेड लैंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये परमानेंट पास्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर का मतलब कुछ ऐसे जमीन है, ठीक है ना, जिसको क्या हो चारागाह के रूप में छोड़ दिया गया हुआ है, कि वहां पर जो होगा घास वो उपजेगा, वो क्या होगा, मवेशी, कैटल्स वगैरह, जो जानवर वगैरह के लिए चारा वरा काट करके उनको खिलाने के लिए, ठीक है, या फिर उनमें जो है मवेशी वगैरह को छोड़ देंगे वो चरने के लिए, ठीक है ना। ग्रेजिंग लैंड भी वही हो गया, ठीक है ना। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स, मतलब कुछ ऐसे लैंड है, बात समझिए, जैसे बाग बगीचे उगाए जाते हैं, उन पर खेती नहीं होता है। जैसे अपने भी गांव में देखिएगा, अपने घर के पीछे फुलवारी लगवा दिया जाता है, ठीक है ना। फुलवारी वगैरह हम लोग नॉर्मल फुलवारी ही बोलते हैं, फुलवारी बगीचा वगैरह, जहाँ आम, लीची उची, छोटा मतलब एक बागवानी होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग फॉरेस्ट तो बोल नहीं सकते हैं, वो एक बगीचा है, ठीक है ना। या फिर छोटी मोटी जो है चाय वाय की खेती उती की जाती है, उसको कहेंगे, उससे कल्टीवेशन में नहीं आएगा, बार बार आपको कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है ना। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है कि कुछ ऐसे लैंड होंगे जो कि बहुत दिनों से, लगभग 5 साल से ऊपर हो गया उसको छोड़े हुए, उस पर खेती हो ही नहीं रहा है। या तो ये दो कंडीशन में होगा, या तो वो जमीन वाला जो है उसके पास टाइम नहीं है खेती करने के लिए, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन हो जाता है, ठीक है ना। गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, खेत है, ठीक है ना, फिर भी वो खेती नहीं करते, उसी तरह छोड़े हुए परती पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब वो 5 साल से अधिक का हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे उसका जो होता है फर्टिलिटी बिल्कुल से ही खत्म हो, वो जमीन जो होगा धीरे धीरे ये बंजरीली होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे वे धीरे धीरे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस पर खेती, या तो ये है कि वो क्या हो चुका हुआ है, बंजर हो चुका है। बंजर का मतलब क्या हो चुका है कि उस पर फिर से खेती नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में जो लैंड जो होगा 5 साल से ऊपर का, ठीक है ना, जमीन होगा, पहले खेती किया जाता था, अब क्या है 5 साल से ऊपर से खेती नहीं किया जा रहा है, उसको बोलेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है ना, जो कि अब छोड़ दिए हुए, ठीक है ना। वो क्या है, तो ये दो स्थिति में यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि इस पर खेती किया जा सकता है, लेकिन क्या है कि उसको 5 साल से अधिक हो गया, छोड़ दिया गया हुआ है, उस पर खेती नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। पुश्तैनी जमीन है, छोड़ दिए हुए हैं, बाप दादा का जमीन है, अब क्या है अपना जॉब हो गया हुआ है, या बड़ा सा दूसरा बिजनेस हो गया, काम कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर कोई भी मतलब उससे नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, फैलोलैंड। फैलोलैंड का मतलब, मेरे भाई, फैलोलैंड का मतलब होता है कि प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का मतलब देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन में, प्रतिभूमि जिस पर खेती नहीं किया जा रहा है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल से नीचे तक का, इतना दिन से छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, उस पर खेती नहीं किया जा रहा था। इसमें भी दो तरह की खेत हम लोग देख लिए, दो तरह की जो होता है आपको फैलोलैंड होंगे, मतलब प्रतिभूमि होगा। एक ऐसा होगा जो क्या है कि साल भर या साल भर से नीचे के समय में छोड़, मतलब साल भर से नीचे हो गया उसको, मतलब मैक्सिमम साल भर तक का हो गया है उसको छोड़े हुए, उस पर खेती नहीं किया जा रहा है, मतलब मैक्सिमम साल भर से उस पर खेती नहीं किया जा रहा है। एक ऐसा होगा जो साल भर से बेसी हो गया, साल भर का मतलब हो गया 1 ईयर, बात समझे कि नहीं, मतलब 1 वर्ष से बेसी हो गया उस पर खेती किए हुए, 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में। ये क्यों छोड़ा जाता है फैलोलैंड,
तो कभी कभी क्या होता है कि हम लगातार खेती कर रहे होते हैं तो उसका फर्टिलिटी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हम उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालने के बजाय क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह जो डालने के बजाय हम लोग छोड़ देते हैं इसी तरह, ठीक है ना, ताकि वो नेचुरली क्या हो सके, उसमें फिर से वो फर्टाइल हो जाए, लैंड क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। उसमें खाद उद गोबर वोबर डाल के छोड़ देते हैं साल भर के लिए, ठीक है ना, सड़ने उड़ने के लिए। धीरे 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 यही सब चीजें तो सड़ करके ह्यूमस बनाता है, और ह्यूमस जो होता है मिट्टी को और ज्यादा फर्टाइल बनाता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि हम देखते हैं कि साल भर में अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारा काम दूसरी जगह चल रहा है। अब क्या हो गया, छोड़ो, 2-3 साल हो गया, 2-3 साल से छोड़े हुए, 3 साल 4 साल 5 साल तक हो गया, ठीक है ना। तो उस तरह का 1 साल से लेके 5 साल के बीच में अगर छोड़ा गया लैंड होगा, उसे हम लोग कहेंगे अदर देन करेंट फैलो लैंड, ठीक है ना। मतलब कि वैसा लैंड जो 1 साल से 5 साल के बीच में छोड़ा गया हो गया, छोड़े हुए 1 साल से 5 साल के बीच टाइम हो गया, उसे कहेंगे हम लोग अदर देन करेंट फैलो लैंड। आई होप कि समझ आया होगा। फैलो लैंड मतलब प्रतिभूमि, प्रतिभूमि 2 तरह का होगा, फैलो लैंड 2 तरह का होगा। एक ऐसा लैंड होगा जो मैक्सिमम साल भर से हो गया टाइम, साल भर टाइम हो गया छोड़े हुए, और एक ऐसा होगा जो साल भर से अधिक हो गया, 1 साल से अधिक हो गया लेकिन 5 साल से कम होना चाहिए, ठीक है ना। उसे कहेंगे हम लोग अदर देन करेंट फैलो लैंड। दूसरा होता है कि नेट सोन एरिया। मेरे भाई नेट, जब भी नेट का बात आएगा तो याद रखना है, जिस लैंड पर, जिस भूमि पर जो है पूरे साल भर में लगभग लगभग एक बार खेती किया जा रहा है, ठीक है ना, 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स में एक बार खेती अगर किया जा रहा है तो उसे कहेंगे नेट सोन एरिया। जब भी नेट आ गया मतलब एक, और नेट नहीं आएगा, ग्रॉस का आएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब ये कि खेती एक बार से अधिक बार किया गया हो, ठीक है ना। और जब उसका सर्वे किया जा रहा हो उस समय अगर फसल जो है क्रॉप्ड है, उसमें लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अंडर द, एंड दैट इज केम अंडर द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बस समझ आया। नेट सोन एरिया मतलब पूरे ईयर में एक बार खेती किया जा रहा हो, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एक बार से अधिक बार, 2 बार 3 बार खेती किया जा रहा है। 3 बार कैसे करोगे एक साल में, जैसे कि आपको खरीफ और रबी फसल के बीच में जायद फसल लगा लिया जाता है, जैसे सब्जी वगैरह हो गया, खीरा वगैरह हो गया, कुकुम्बर वगैरह का खेती उती किया जाता है, उसे कहेंगे हम लोग जायद फसल, ठीक है ना, जैसे गर्म फसल भी करते हैं। तो आई होप कि ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना, लैंड का मतलब तो समझ रहे हैं भूमि, ठीक है ना। डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग इन क्वालिटी, बात समझे कि नहीं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, पहले हम लोग समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। द प्रोसेस एक्सेट्रा, मतलब क्या कि वैसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा, लैंड का जो क्वालिटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक क्वायरिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि बहुत सारा ऐसा ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसके द्वारा जो है हमारा जो लैंड है वो उसका क्वालिटी जो है डे बाई डे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। और वो डे बाई डे क्या हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, बैरन होते जा रहा है, एक तरह से बंजर होते जा रहा है और वेस्ट लैंड होते जा रहा है, ठीक है ना। जिस पर हम लोग खेती कर रहे होते हैं, जिस पर हम लोग खेती करते हैं, ठीक है ना, वो धीरे 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 क्या हो रहा है कि अब बंजर होते जा रहा है। उसे कहेंगे हम लोग क्या, लैंड डिग्रेडेशन। समझ आ गया। ये लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। भारत का बहुत ऐसा स्टेट्स है जहां पर लैंड डिग्रेडेशन होता है, और उसका क्या कारण है, उसका क्या कॉज है, उसको हम समझेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग देख रहे हैं कि किन किन स्टेट्स में किस किस तरह के का मतलब कौन कौन सा ऐसा कॉजेज है जिससे क्या हो रहा है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। माइनिंग एंड क्वायरिंग, माइनिंग और क्वायरिंग देखेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब जो एरिया है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना है कि ये जो है छत्तीसगढ़ ये किससे अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो हमारा मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश ऊपर है, उसी के जस्ट नीचे एक लंबा पट्टी में क्या है, एक छत्तीसगढ़ है। और हम देखेंगे बिहार, यदि मतलब उड़ीसा और झारखंड जो है ये किससे अलग हुआ है, उड़ीसा और झारखंड किससे अलग हुआ है, वो बिहार से अलग हुआ है, ठीक है ना। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ बिहार से, ठीक है ना। ये दोनों हमेशा याद रखना है। जब झारखंड अलग हुआ तो पूरा का पूरा जो है मिनरल रिसोर्सेज का भंडार जो है, स्टॉक जो है वो कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। तो सबसे अधिक ओवर माइनिंग एंड क्वायरिंग की वजह से कहाँ पर जो है आपका लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना, कि लैंड डिग्रेडेशन का कॉज जो है, जैसे माइनिंग एंड क्वायरिंग जो है कहाँ किस स्टेट्स में सबसे मतलब लैंड डिग्रेडेशन का कॉज है, ठीक है ना, सबसे बड़ा फैक्टर है, तो वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में। वाटर लॉगिंग जो है कहाँ का फैक्टर है, तो पंजाब और हरियाणा में। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि पानी जमा हो जाना। ये तो माइनिंग क्वायरिंग समझ आ रहा है, जब हमारा जो मिनरल वगैरह का माइनिंग करके बाहर निकाला जाता है उसके वजह से होता है। वाटर लॉगिंग मतलब
ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। पानी जमा हो जाने के बाद क्या होता है कि जितने भी मिनरल्स वगैरह होता है, जो भी हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो पानी के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। और ऊपर आने के बाद क्या होता है, वो क्या हो जाता है कि वॉश बन के हमारा वायुमंडल में चला जाता है, जिस तरह से क्या होता है कि वो जो ज़मीन होता है वो धीरे धीरे उसका फर्टिलिटी बहुत ही तेज़ी से खत्म हो जाता है। उसे कहेंगे वाटर लॉगिंग, ठीक है ना। वाटर लॉगिंग के द्वारा होने वाला प्रॉब्लम पंजाब और हरियाणा में। तो वाटर लॉगिंग कहाँ का कॉजेज है, वो पंजाब एंड हरियाणा का। उसके बाद करा ओवर ग्रेजिंग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस सभी जगहों पर लैंड डिग्रेडेशन का कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है, तो ओवर ग्रेजिंग। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। तो जैसे हम लोग अभी तक देखें लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है ना, और कौन कौन सा ह्यूमन एक्टिविटी था जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का सॉल्यूशन। इसको हम लोग कैसे थोड़ा मतलब कम कर सकते हैं, टोटली रोक नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो एक तो है, फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। मतलब ये कि वन को लगाकर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष को लगा करके, और ग्रेजिंग लैंड को, मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जो ग्रेजिंग लैंड है उसको मैनेजमेंट किस तरह का, जो ओवर ग्रेजिंग होता है, बात समझे कि नहीं, उसको कम किया जाए। दूसरा क्या है, डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। देखिए जो हमारा जो फैक्ट्रीज होता है, बस समझिए कि नहीं, जो इंडस्ट्री होता है बड़े बड़े, उसमें से बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। उसका देखिए बहुत सारा वेस्टेज वाटर निकलता है। जैसे कानपुर में देखेंगे लगभग डेली 1.5 लाख जो है लीटर जो है वेस्टेज पानी निकलता है। वो चमड़ा का फैक्ट्री है कानपुर में, सबसे अधिक चमड़ा का फैक्ट्री कानपुर में। और वहाँ के पूरा का पूरा पानी को गंगा नदी में निकाल दिया जाता है, मतलब कि प्रवाहित कर दिया जाता है, उसको ड्रेन कर दिया जाता है। तो आप बताइए कितना उतना जो वेस्टेज बेकार का जो पानी है जो हमारे गंगा में मतलब नदी में जा रहा है, वो कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना होगा, उसको ट्रीटमेंट करके तब हमको उसको रिलीज करना चाहिए, बस समझे कि नहीं। या फिर और भी बहुत ऐसा जो आपको सॉलिड जो है आपको मैटर्स निकलता है आपको वेस्टेज के रूप में, उसको भी ट्रीटमेंट, उसका भी कहीं ना कहीं जो है रिसाइकल करके हमको दूसरे किसी न किसी चीज़ में यूज कर लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, एक तो पॉल्यूशन से बच जाएंगे और दोबारा हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को यूज भी कर लेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटी। जो माइनिंग हो रहा है भाई साहब, उसको कंट्रोल करना होगा। इससे दो फायदा होगा, एक तो हमारा मिनरल्स बचेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बचेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, जो लैंड डिग्रेडेड हो रहा है, ठीक है ना, वो लैंड डिग्रेडेशन से क्या होगा, हमें छुटकारा मिलेगा, ठीक है ना, उससे में कमी आएगी। दूसरा क्या कर रहा है, कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग। जो ओवर ग्रेजिंग हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना। इस पर नहीं कंट्रोल किया जाएगा और अधिक मात्रा में लैंड डिग्रेड होगा और उसकी क्वालिटी धीरे 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 डिक्रीज करते जाएगा। फिर कर रहा है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डन्स बाय द ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। मतलब ये कि जो आपका डेजर्टेड एरिया है वहाँ पर हमें कांटेदार जो झाड़ियाँ, मतलब कि छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो झाड़ी के रूप में एज अ बुशेज, मतलब झाड़ी के रूप में होते हैं, कांटेदार होते हैं, उसको लगाना होगा, ठीक है ना। वहाँ पर लैंड डिग्रेडेड को रोकने के लिए मैनेजिंग वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड बेकार के पड़े हुए उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, उसको हम किसी न किसी डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, किसी न किसी काम में यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका टोटल सॉल्यूशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। वीडियो में हम यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज का टोटल पढ़ लिए। अब देखेंगे अगले वीडियो में रिसोर्स, टाइप्स ऑफ सोइल, फॉर्मेशन ऑफ सोइल्स, ये सब देखेंगे, खत्म होगा। उसके बाद अपने चैनल जो ग्रुप मतलब कि आपका हम लोग का चैनल आती है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें नोट्स भी दे देंगे, ठीक है ना। आप सभी उसमें उसको नोट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप जब भी पढ़ रहे हो, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको भी नोट डाउन करो। नोट डाउन यार नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, ठीक है ना। अगर पढ़ना है सही से तो नोट डाउन करना होगा, ठीक है ना। केवल हाँ चलो भाई रजाई में घुसे हुए केवल वीडियो देख ले रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। आप जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसका नोट डाउन, उसका नोट्स बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए, तब मजा आएगा, ठीक है ना। जब भी टेस्ट होगा, कुछ भी होगा तो उसमें आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, कमेंट जरूर करो कि कैसा लगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है उसके लिए भी आप कमेंट करो, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को भेजो और उनको भी बोलो इसको देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है ना। तो बस